हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक बीपीएससी। हेल्थ इज वेल्थ। अगर मैं दूसरे शब्द में बोलूं तो हम बोल सकते हैं जान है तो जहान है। और अगर उसी चीज को अगर संस्कृत में बोला जाए तो हम बोल सकते हैं आयुष्मान भवः। तो आज का टॉपिक है हेल्थ केयर इन इंडिया, जिसमें हम लोग बात करेंगे चैलेंजेज एंड स्ट्रेटजीज। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बीपीएससी मेंस। और बीपीएससी मेंस में भी अगर मैं पर्टिकुलरली जाऊं तो ये जीएस 2 का पार्ट हो सकता है, जिसमें इकोनॉमी सेक्शन भी कवर कर सकता है ये, और साइंस एंड टेक भी कवर कर सकता है। अगर मैं इकोनॉमी सेक्शन में करूं तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चैलेंजेज एंड स्ट्रेटजीज के बारे में आप डिस्कस करिए विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एज वेल एज बिहार। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइंस एंड टेक से रिलेटेड कि रोल ऑफ साइंस एंड टेक क्या है मेडिकल सेक्टर में। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। और क्योंकि हेल्थ सेक्टर काफी करंट अफेयर्स में भी रहा है तो आप GS 1 करंट अफेयर्स से भी इस क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल अभी हम लोग क्या करेंगे, एक होलिस्टिक स्टडी करेंगे और समझेंगे कि हेल्थ केयर से अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए तो उसको किस तरीके से आंसर राइटिंग करी जा सकती है। तो लेट्स प्रोसीड नाउ। मेंस आंसर राइटिंग पे आ जाते हैं हम लोग। और जैसा कि आपको पता होगा कि मेंस आंसर राइटिंग में 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज बॉडी एंड थर्ड वन इज कंक्लूजन। तो वन बाय वन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप ये बात कर सकते हो कि हेल्थ केयर किस किस चीजों से कंप्राइज ऑफ है। ओके, तो देखिए बात करते हैं कि हेल्थ केयर कंप्राइजेज हॉस्पिटल्स, मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल ट्रायल्स, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इक्विपमेंट या फिर मेडिकल इक्विपमेंट। उसके साथ और एक चीज आप बता सकते हो यहां पे कि इट इज वन ऑफ द की सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ओके, थोड़ा सा स्कोप इसको वाइडन कर दिया। ऑलराइट, और अगर करंट कंटेक्स्ट देना हो तो इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं, द करंट पैंडेमिक रेडिएट्स the importance of public health system. Thus, there is a need to address constraint and revamp the public health system in India. इस तरीके से आप करंट कंटेक्स्ट दे सकते हो। इंट्रोडक्शन में अगर आप चाहो तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी चाहो तो आप दे सकते हो, मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हो। जैसे कि आप बात कर सकते हो आयुर्वेदा की, ठीक है, तो ट्रेडिशनल कल्चर की बात कर सकते हो, वैदिक कल्चर की बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो इन सब चीजों की आप बात कर सकते हो। ऑलराइट, तो हिस्टोरिकल भी पर्सपेक्टिव हो सकता है इसका। एनीवेज, अब इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बॉडी पार्ट को देखेंगे। तो बॉडी पार्ट में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग चैलेंजेस की, उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। ऑलराइट, तो चैलेंज में देख लेते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेज हैं हेल्थ केयर इन इंडिया में। ओके, अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखोगे 5A की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट A इज अवेयरनेस, सेकेंड इज एक्सेस, थर्ड वन इज अफोर्डेबिलिटी, फोर्थ वन इज अकाउंटेबिलिटी एंड फिफ्थ वन इज एब्सेंस ऑफ ह्यूमन पावर। ओके, तो आपको 5A याद रखना है। इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करते हो तो बहुत ही इंपैक्टफुल होता है। आप याद रखना अवेयरनेस, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड एब्सेंस। ऑलराइट, ये हो गया आपका 5A। ओके, तो वन बाय वन इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चैलेंजेस में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं अवेयरनेस की। तो अवेयरनेस में देखते हैं कि हम लोग क्या बात कर सकते हैं। अवेयरनेस में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप बात कर सकते हो ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस की। माताएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं जब बच्चों को दूध की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जनरली अगर आप रूरल वर्सेस अर्बन देखो तो हाँ, ये ज़्यादा प्रैक्टिसेज आपको अर्बन में दिखेंगी जहाँ पे कि माताएं बच्चों को ब्रेस्ट का दूध नहीं पिलाती हैं। तो इशू जो भी हो, लेकिन एक ये भी इशू है कि अवेयरनेस इसके बारे में कम है और इसी लैक ऑफ अवेयरनेस से, लैक ऑफ एजुकेशन के कारण ऐसा कुछ होता है। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप बात कर सकते हो एडोलेसेंट गर्ल्स की और उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज की।
जब एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं वो अपने रिप्रोडक्टिव एज में आ जाती हैं तो काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज आप देखोगे उनको होती हैं, और इसके कारण अवेयरनेस नहीं होने के कारण कि ये फर्दर मतलब अदर डिजीजेज को क्या करता है, एक तरह से मतलब इनवाइट कर देता है। ओके, तो इसकी आप बात कर सकते हो कि यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण ही फर्दर डिजीजेज क्या होती हैं एडोलेसेंट गर्ल्स में, और प्रोन हो जाती हैं डिजीज की। ओके, तो इसके लिए आप पैडमैन मूवी भी देख सकते हो। नेक्स्ट आप बात करिए कि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज वो होता है जिसके फैलने के लिए कोई कैरियर हो। कैरियर बोले तो क्या, कैरियर आप बोलोगे जैसे मच्छर, तो मॉस्किटोज से जैसे होने वाला है, तो वो होने वाला क्या हो गया, वो कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। जैसे कि आप अभी कोरोना की बात करो, ठीक है, वो वायरस से हो रहा है। ओके, तो कोई भी चीजों का अगर आपको कैरियर आपको दिखेगा, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल क्या हो सकता है? नॉन कम्युनिकेबल हो सकता है जैसे कि आप बात करो कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी हो सकता है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी की अगर आप बात करो तो क्या हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है। तो यही विटामिन मिनरल्स की कमी से जो होने वाली चीजें हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि दोनों को जनरली एक जैसा ही ट्रीट कर लिया जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। ओके, और दोनों के लिए ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, अलग तरीके से ट्रीटमेंट होनी चाहिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की ट्रीटमेंट करनी है तो क्या करोगे यार, उसको अच्छा खासा खाना खिलाओ। ओके, कम्युनिकेबल के लिए चाहिए क्या चाहिए, उसके लिए आप टैबलेट्स दो। ओके, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके की चीजें हम लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि दोनों के लिए सेम चीजें हम लोग, ठीक है, अप्रोच अपनाने लग जाते हैं, वो लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण। नेक्स्ट एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखो ये क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस शरीर के अंदर तब डेवलप हो जाता है जब आप मतलब आप जब दवाई जो खाते हो ना, तो मोर देन डैट आप खाने लग जाते हो, और आपका शरीर क्या होता है, प्रोन मतलब उसको ना एक्सेप्ट कर लेता है कि यानी अगली बार अगर आप उसको उस दवाई को खाओगे ना तो बहुत जल्दी वो असर नहीं करेगा। ओके, तो दैट मीन्स आपका शरीर क्या है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर आगे उसी दवाई का आपको असर नहीं होता है। एक और चीज आप देखोगे कि वो जो ज्यादा दवाई आप खाते हो ना, उससे क्या होता है, एक नदर काइंड ऑफ बीमारी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये किसके इफेक्ट हैं, ये है आपके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। इसलिए डॉक्टर्स में आपको एक मतलब ज्ञान की बात बता देता हूं कि जब भी आप कोई भी टैबलेट्स लो तो आप सबसे पहले तो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से लो, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको ये करना है कि अगर आप खुद से ले भी रहे हो और आपको लगता है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हो और आप दवाई ले सकते हो, तो कम से कम 3 डोज आपको लेने ही चाहिए, ठीक है, मिनिमम 3 डोज। अगर 1 डोज लोगे तो क्या होगा, होता क्या है कि आप उसको एक्टिवेट कर देते हो, और आपका मतलब सपोज करो सर दर्द है, आपने पैरासीटामोल ले लिया और एक बार क्या हुआ, वो एक्टिवेट किया, आपका सर दर्द ठीक कर गया। ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या है, उसके आपके अंदर क्या हुआ, मतलब एएमआर डेवलप हो गया, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, और एक अगर खुराक आपने ली है तो वो जो चीजें थी ना वो मरी नहीं। ओके, वो एक्टिवेट हो गई, मतलब आपके शरीर के अंदर ही, और नेक्स्ट टाइम जब आप पैरासीटामोल खाओगे ना तो आपको असर नहीं होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं लो एजुकेशनल स्टेटस। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, ये सारी चीजों में बात कर रहा था, ये एजुकेशन से ही जुड़ा है। ओके, अगर आप के पास एजुकेशन है प्रॉपर, ओके, तो ये सारी अवेयरनेस की तो आपको चिंता नहीं होगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि एक्सेस की। एक्सेस मतलब क्या, एक्सेस के मतलब कि कितना, मतलब आपको आप तक पहुंच है क्या, मतलब मेडिसिन की या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी की आपके पास पहुंच है, उस चीज को हम बोलते हैं एक्सेस। तो यहां पे आप बात कर सकते हो पुअर हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स की। देखो पुअर हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स की अगर मैं बात करूं, इसको 2 टर्म में आप देखो। ओके, इसको मैं एडवांस कंट्री के टर्म में भी देख लेता हूं और इंडिया के टर्म में भी देख लेते हैं। देखो आपको मैं बता देता हूं, एडवांस कंट्री में देखो, एडवांस कंट्री में भी पुअर हॉस्पिटलाइजेशन रेट है और इंडिया में भी पुअर हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, लेकिन रीजन देखो दोनों में क्या है। एडवांस कंट्री में पुअर हॉस्पिटलाइजेशन रेट इसलिए है क्योंकि वहां के लोग हेल्दी हैं। ओके, और इंडिया में पुअर हॉस्पिटलाइजेशन रेट इसलिए है क्योंकि वहां पे पहुंच नहीं है। ओके, यानी हेल्थ फैसिलिटी नहीं होने के कारण क्या है, हॉस्पिटल्स नहीं होने के कारण हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है। जब आप पहुंच ही नहीं पाओगे वहां पे तो हॉस्पिटल कैसे जाओगे।
ओके, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद आप बात कर सकते हो रूरल वर्सेज अर्बन रीच की। ओके, अब बात देखो, यहां पे आप बिहार का अगर एग्जाम्पल लूं तो बिहार की अगर मैं बात करूं तो आप ये बोल सकते हो कि बिहार के अंदर अर्बन, अगर आप पटना में देखो तो पटना में ही सारे लगभग हॉस्पिटल्स आपके कंसंट्रेटेड दिखेंगे और बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपको बहुत कम दिखेंगे। ओके, ये तो मैं मतलब एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, आप गांवों की सोचो कि गांव में क्या होगा। और बिहार की अगर मैं बात करूं तो लगभग 80 और मोर देन 80% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो रूरल में रहती हैं। ओके, तो आप सोचो कि कितनी भारी प्रॉब्लम है ये। ओके, तो आप इसको जरूर डिस्कस कर सकते हो, रूरल वर्सेज अर्बन रीच की, हॉस्पिटलाइजेशन रीच की। ऑलराइट, तो ये तो 2 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब मैं चलता हूं 3rd पॉइंट पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अफोर्डेबिलिटी की। अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो क्या, अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ये देखो OOP जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मींस क्या, कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मींस कि आपके जेब से पैसे लग रहे हैं किसमें, मेडिकल केयर में। ओके, तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि 65% के करीब लोगों के जो पैसे खर्च होते हैं ना वो मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में खर्च होते हैं हेल्थ केयर पे, और बस 35% रोल होता है किसका, गवर्नमेंट का रोल होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको मेंशन कर लेना है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को क्या करना है, कम करना है। ओके, तो ये देखो बहुत बड़ा रेशो है यहां पे। ऑलराइट, तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लोअर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ये देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की अभी की बात करूं तो अभी लगभग कितना है, 1.5% ऑफ जीडीपी है। कितना है, 1.5% ऑफ जीडीपी है। और इसको बढ़ा करके कितनी की बात करी गई है, इसको बढ़ा करके बात करी गई है 2.5% करने की। और ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में ऐसी बात करी गई है कि 1.5% से बढ़ा करके इसको 2.5 कर देना है। ओके, और एक आप बात कर सकते हो कि एक्सपेंडिचर जो हेल्थ पे खर्च होता है वो कितना होता है, ₹3। ठीक है, पर डे पर पर्सन। ठीक है, एक चीज आप और लिख सकते हो कि कितना खर्च होता है कि एक पर्सन पे ₹3, इंडिया के एक पर्सन पे ₹3 पर डे खर्च होता है। ओके, तो ये सोचो कि ₹3 कितना कम है। ओके, तो इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। ऑब्वियसली बात है, हम जीडीपी इंक्रीज करेंगे तो ये भी चीजें क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। ओके, तो इसकी बात यहां पे करी जा सकती है। इसके बाद आप बात क्या करोगे, पुअर इंश्योरेंस कवरेज की बात करोगे। देखो इंडिया में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है ना तो वो बहुत ही कम है, और उसमें भी रूरल वर्सेज अर्बन डिस्पैरिटी आपको नजर आएगी कि अर्बन में थोड़ी सी ज्यादा है और रूरल में क्या है, कम है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या बात कर सकते हो, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात कर सकते। इसके बाद क्या बात करेंगे हम लोग, इसके बाद बात कर लेते हैं कि अकाउंटेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ ह्यूमन पावर की बात कर लेते हैं। ओके, अगर मैं अकाउंटेबिलिटी की बात करूं तो अकाउंटेबिलिटी में आप क्या बात करोगे, अकाउंटेबिलिटी में अगर आप बात करना चाहो तो आप बात कर सकते हो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, यानी आप देखोगे कि हॉस्पिटल में जब आप जाओगे तो वो टैबलेट्स जो आपको, यानी ये जो मेडिकल्स जो आपको लिख करके देंगे ना, वो जनरली जेनेरिक मेडिसिन नहीं होंगे, वो एडवांस लेवल ऑफ मेडिसिन होंगे, वो मेडिसिन होंगे। ओके, जो कि फार्मा वालों ने उनको पैसे दिए होंगे। ओके, तो वो वाले मेडिसिन होंगे, यानी डबल फायदा हॉस्पिटल का। एक तो किससे, एक तो फार्मा वालों से थोड़ा सा पैसे मिल जाएंगे। ओके, और प्लस में वहां पे पेशेंट से पैसे तो लिए ही जा रहे हैं। ऑलराइट, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना ये बहुत मतलब देखा गया है। और यहां पे अकाउंटेबिलिटी बनती है ना, मतलब गवर्नमेंट की और प्लस में हॉस्पिटल की, कि वो अकाउंटेबल हो, जो भी पेशेंट्स है ना उनके लिए अकाउंटेबल हो, उनको बताएं कि मतलब क्या उनके लिए जरूरी है वही प्रिस्क्राइब करें ना, ज्यादा पैसे खर्च करवाने की क्या जरूरत है। ओके, तो अकाउंटेबल होना चाहिए उनको। और सेकंड है आपको इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, ये आपको अलग अलग फेज में दिखेगा। देखो अगर आप कहीं पे भी मतलब हॉस्पिटल में जाओ, ओके, तो आपको डॉक्टर्स के बारे में, आपको डॉक्टर का प्रोफाइल पता होता है क्या, कि डॉक्टर कितना पढ़ा लिखा है, या फिर कितने ऑपरेशन इसने कर लिए, या फिर मतलब आपको चॉइस दिया जाए कि आप इसी पर्टिकुलर
पर्सन से ऑपरेशन करवाओगे एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें फैसिलिटी होनी चाहिए। ओके, कि मतलब जिससे मैं अपना ऑपरेशन करवाना चाहूं उसी से मैं करवाऊंगा या करवाऊंगी। ओके, तो ये फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होनी चाहिए, आपके पास सारी वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हो। ओके, इवन आपको हॉस्पिटल के बारे में नहीं पता होता, हॉस्पिटल की कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है कि वो उसकी रेटिंग वगैरह की कोई मतलब सुविधा नहीं है कि किसी हॉस्पिटल की रेटिंग कर दी जाए कि हाँ जी यहाँ पे जाने के बाद लोग, ठीक है, ये फैसिलिटी मिलती है, और एक्चुअल में मिलती है नहीं मिलती है। ओके, और जनरली ये मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको सारे एक जैसे ही नजर आएंगे और आप खुद ही कंफ्यूज होगे कि आप किसके पास जा रहे हो, तो आप ठीक हो गए। एंड सेकेंड एक और चीज है कि आपकी जब सपोज करो सर्जरी एंड कोई भी डायग्नोसिस हो जाता है, इसके बाद का कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है, यानी आपको कुछ हो जाता है सपोज करो, तो उसके बाद आपसे पूछने वाला कोई नहीं है कि जी हाँ आपका ठीक हो गया नहीं हुआ, आप फीडबैक दीजिए उसको, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, और इसके लिए इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में बात भी करी गई है। ओके, तो ये मतलब अकाउंटेबिलिटी वाला जो पार्ट है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एब्सेंस ऑफ ह्यूमन पावर। ऑलराइट, ह्यूमन पावर की अगर बात करें तो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो की यहां पे बात कर सकते हो। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो 1:, लगभग मैं बात कर लेता हूं 1500 है। ठीक है, कितना है? 1:1500। ओके, और अगर मैं बिहार की बात करूं तो इससे भी ज्यादा, तो 1:2000 आप रख सकते हो, इवन मोर देन दैट। ठीक है, ये तो मैंने एक आइडिया दे दिया आपको, 1:1500 से ज्यादा, यानी 1200 बिहार के बारे में आप ऐसा कुछ, ठीक है, मेंशन कर सकते हो। ये है डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो इन इंडिया एज वेल इन बिहार। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ऑलराइट, तो ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की बात। अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रेटजीज की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम को सुधारने के लिए। ओके, तो वन बाय वन उसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट बात करूं मैं तो आप बात कर सकते हो इनेबलिंग प्रिवेंटिव केयर, सेकंड बात करो ब्रिंगिंग बिहेवियरल चेंज, थर्ड बात करो तो आप बात कर सकते हो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नेक्स्ट इज मोर फंडिंग, नेक्स्ट डिसेंट्रलाइजेशन, नेक्स्ट क्रिएटिंग अ नोडल हेल्थ एजेंसी, नेक्स्ट रिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, नेक्स्ट मेडिकल टूरिज्म, एंड द लास्ट वन इज रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर। तो वन बाय वन इन सब चीजों की हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ बात इसके बारे में करी गई है। अगर मैं बात करूं इनेबलिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड ब्रिंगिंग बिहेवियरल चेंज एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, तो सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस कर लेते हैं, यहां पे सबसे पहले इनेबलिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पे दो चीजों को आपको समझना है, एक तो होता है क्यूरेटिव हेल्थ केयर, एक होता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ओके, क्यूरेटिव हेल्थ केयर क्या होता है? क्यूरेटिव हेल्थ केयर यानी आपको जब बीमारी हो गई उसके बाद उसका इलाज किया जाएगा। और प्रिवेंटिव क्या होता है? प्रिवेंटिव होता है कि उससे पहले उसको क्या है कि बीमारी बढ़े उससे पहले उसको रोक दिया जाए। यानी अगर आप हेल्थ केयर की बात करो वहां पे 3 सेक्टर होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एंड उसके बाद आता है आपका टर्सरी सेक्टर। ओके, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं हमारा फोकस अभी तक जो है वो किस में रहा है, वो रहा है सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में। तो अभी हम लोग क्या बात करेंगे कि सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर यानी ऑपरेशन वाले सेक्टर से हट करके आप पहले चले जाते हैं, यानी अपने अपने आप को क्या करते हैं, प्रिवेंटिव केयर की तरफ आगे लेकर के जाते हैं। यानी फोकस जो होना चाहिए हमारा ज्यादा वो किस में होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर में होना चाहिए। तो उसकी बात करी गई है। ओके, तो आप देखो क्या बात करी गई यहां पे, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इनटू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। और ये किसका कंपोनेंट है, ये है आयुष्मान भारत में ऐसा कुछ किया गया है। ओके, ये आयुष्मान भारत को यहां पे आप मेंशन कर सकते हो। ओके, चलिए इसके बाद आप क्या बात करोगे, इसके बाद देख लेते हैं कि ब्रिंगिंग बिहेवियरल चेंज, यानी बिहेवियर चेंज आप कैसे लेकर के आ सकते हो। यहां पे आप क्या बात करोगे, ईट राइट, स्लीप राइट, मेंटेन गुड हाइजीन, एक्सरसाइज एंड एडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके, तो ये आप बिहेवियरल चेंज में बात करोगे। इसमें एक और बात आप कर सकते हो, स्वच्छ भारत जन आंदोलन ऑन लाइंस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। देखिए स्वच्छ भारत अभियान तो हर किसी को पता है, लेकिन बात यहां पे करी गई है कि स्वच्छ भारत जन आंदोलन भी एक अभियान लेकर के आया जाए जिसमें
ये बिहेवियरल चेंज की बात करी जाए, हेल्थ में जो बिहेवियरल चेंज है ना उसकी बात करी जाए। जैसे कि अभी कोरोना टाइम में हुआ गया, कोरोना टाइम में आप देखोगे मतलब ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट आए जिसमें बताया गया कि आप हाथ ढंग से धोइए। ओके, तो इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं, बिहेवियरल चेंज कहते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करने वाली बात। ओके, तो उसकी खासा नीड है। ओके, तो इसकी बात करी गई है। इसके बाद बात कर लेते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कोऑपरेशन ऑफ डिफरेंट फेडरल ग्रुप्स। और फेडरल ग्रुप्स मींस क्या, यानी स्टेट टू स्टेट अगर आप बात करो कि संबंध अच्छा हो, यानी स्टेट टू स्टेट आपका संबंध अच्छा हो, स्टेट का सेंटर के साथ संबंध अच्छा हो। समझ में आ गई? तो इसको क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी दोनों क्या कर रहे हैं, कोऑपरेशन की भावना से काम कर रहे हैं। ओके, समझ गया ना? तो चलो यहां पे बात करी गई है मेजर रोल दैट स्टेट हैव टू प्ले इन क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम। एक और चीज आपको बता देता हूं, हेल्थ जो है हमारा ये है स्टेट लिस्ट में आता है। 7 शेड्यूल की अगर आप बात करो तो ये क्या है, स्टेट लिस्ट में आता है। तो इसलिए स्टेट को ज्यादा ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि वो हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश करे। ऑलराइट, तो इसकी बात आप कर सकते हो। इसके बाद और एक चीज आप बात कर सकते हो, यहां पे आप किसी रिकमेंडेशन की बात कर सकते हो। वो रिकमेंडेशन क्या है, श्रीनाथ रेड्डी कमिटी रिकमेंडेशन है। और वो क्या बात कर रहे हैं कि क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड कैडर फॉर पब्लिक हेल्थ एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। अब आप पूछोगे कि कैडर क्या होता है? कैडर का मतलब ये है, यहां पे मतलब ये बताया गया है, देखो अगर आप हेल्थ केयर सिस्टम में अगर बात करो और हॉस्पिटल्स में जाओ तो आप देखोगे मैनेजमेंट, एक तो 2 काम होते हैं, एक तो होता है आपका मैनेजमेंट का काम और दूसरा होता है हेल्थ का काम। ऑलराइट, और यहां पे डॉक्टर्स को जब आप देखोगे ना, ये दोनों काम करते हुए दिखेंगे, मैनेजमेंट का काम भी वही कर रहे और हेल्थ केयर का काम भी वही कर रहे। तो आप सोचो कि एफिशिएंसी कैसे बनेगी। तो यहां पे कैडर की बात करी गई है कि जो मैनेजमेंट वाला काम है ना उसको कैडर वाले देख ले। समझ में आ गई ना? तो यानी मैनेजमेंट के लिए अलग पर्सन हो और हेल्थ केयर के लिए अलग पर्सन हो, और डिफरेंट लेवल में ऐसा कुछ होना चाहिए, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल में। ओके, ये श्रीनाथ रेड्डी कमीशन की रिकमेंडेशन है। ऑलराइट, तो चलो इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। उसके हम बात करेंगे मोर फंडिंग, डिसेंट्रलाइजेशन एंड क्रिएटिंग अ नोडल हेल्थ एजेंसी। 1 बाय 1 इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि मोर फंडिंग की, तो ऑलरेडी जीडीपी के बारे में मैंने बात कर लिया था कि हेल्थ केयर में अगर आप जीडीपी की बात करो तो 1.5% है लगभग। ओके, और उसको नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितना कर देने की बात करी गई है, उसको बात करी गई है 2.5%, जिसको ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। ओके, तो वही बात यहां पे करी गई है। इसके बाद आप बात कर सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन में एक स्कीम की आप बात कर सकते हो, वो एक्रोनिम आप ले सकते हो। एक्चुअली वो एक्रोनिम क्या है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। और एक्रोनिम क्या है, वॉश। और वॉश में बात करी गई है कि ये जो है ना कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपैलिटीज को एक की रोल दिया जाए कि वॉश स्ट्रेटजी को अपनाने और इसको प्रमोट करने के लिए। ओके, तो इसकी बात करी गई है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आप हेल्थ केयर सिस्टम में बात करो तो एक प्रोएक्टिव रोल हमारा क्या होना चाहिए, पीआरआई इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज का होना चाहिए। ये आप चीजें मेंशन कर सकते हो। अगर मैं इसके बाद बात करूं कि क्रिएटिंग नोडल हेल्थ एजेंसी, यहां पे नीति आयोग की थोड़ी बहुत आप क्या है प्रशंसा कर सकते हो और आप बता सकते हो नीति आयोग नेशनल हेल्थ स्टैक इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। किसके लिए? ये क्रिएट करने के लिए, नोडल हेल्थ एजेंसी क्रिएट करने के लिए एक अच्छा कदम बता सकते हो। इसके बाद बाकी के जो 3 पॉइंट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट हैं? रिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, इसके बाद मेडिकल टूरिज्म की बात करेंगे, और फिर है आपका रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर। 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? सबसे पहले देख लेते हैं रिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की। अगर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की बात करो तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था कि फीडबैक मैकेनिज्म कोई भी नहीं है। ओके, मैंने बात करी थी इंफॉर्मेशन सिमेट्री की, तो उसी को एड्रेस करने की यहां पे बात हुई है। तो देखो मैंने बताया था इकोनॉमिक सर्वे में इसकी बात हो गई है, तो वहां पे बात हुई थी लिवरेज नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन टू गेट पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड इंप्रूव इंश्योरेंस कवरेज। ओके, पेशेंट का रिकॉर्ड आप रखिए और इंश्योरेंस कंपनीज को बताइए कि हाँ पर्टिकुलर ये बीमारी में ज्यादा प्रॉब्लम है, कम प्रॉब्लम है। ओके, ताकि इंश्योरेंस कंपनी क्या है उसके अकॉर्डिंग प्लान आपके लिए बना सके।
ओके, जो कि सबके लिए क्या है, बेनिफिशियल हो। और एक और बात करी गई थी हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, और वो बात करी गई थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। वो किसके लिए, वो सारे डेटाज जो है ना उसको रखने के लिए और उसको मॉनिटर करने के लिए। ऑलराइट, तो इसकी भी बात करी गई है। इसके बाद बात करेंगे हम मेडिकल टूरिज्म। जनरली इंडिया जो है मेडिकल टूरिज्म में काफी आगे है, और अगर हम क्षेत्र की बात करें तो मतलब डिफरेंट चीजों के लिए बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं और मेडिकल बेनिफिट्स यहाँ पे पाते हैं। तो अगर हम बात करें अल्टरनेटिव मेडिसिन की, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, कार्डियक बाईपास की बात करें, आई सर्जरी की बात करें, हिप ट्रांसप्लांट की बात करें, हेल्थ सर्जरी की बात करें, तो इंडिया एक प्रोएक्टिव रोल ऑलरेडी प्ले कर रहा है। तो और जरूरत है कि इस मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने की, ताकि इंडिया को एक मेडिकल हब बनाया जा सके। ओके, तो इस तरीके की आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट इज रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर। इससे आपको स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, और देखते हैं कि क्या क्या बातें इससे रिलेटेड करी गई हैं। तो आप यहां पे बात कर सकते हो एडॉप्शन ऑफ टेलीमेडिसिन की बात कर सकते हो। ओके, अगर आप टेलीमेडिसिन की बात करो तो यहां पे आप ई संजीवनी ऐप का जिक्र कर सकते हो। ओके, ई संजीवनी ऐप का आप जिक्र कर सकते हो, ठीक है, टेलीमेडिसिन से रिलेटेड। इसके बाद आप बात कर सकते हो न्यू सर्विलेंस टूल की। न्यू सर्विलेंस टूल यानी क्या, आपने देखा था कि कोरोना के टाइम पे सर्विलेंस टूल यूज करे गए थे, जैसे सीसीटीवी कैमरा ही आप यूज करते हो, ये क्या है, एक सर्विलेंस टूल है। ओके, इसी तरीके से डिफरेंट सर्विलेंस टूल की आप बात कर सकते हो। इसके बाद आप बात कर सकते हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या करता है, चीजों को ऑटोमेटिक बना देता है। ओके, इंटरनेट से जोड़ देता है और चीजों को फ्लेक्सिबल बना देता है। ओके, एक जगह पे आप रहो और बाकी सारी चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो आपको क्या करता है कि एक तरह से काफी मतलब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बना देता है। इसके बाद आप बात कर सकते हो 3D प्रिंटिंग की। तो वेंटिलेटर्स वगैरह बनाने में ऑलरेडी 3D प्रिंटिंग की यूज करी गई है, और भी मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में 3D प्रिंटिंग की यूज करी जाती है एंड करी जा सकती है। ऑलराइट, आगे बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ऑटोमेटेड सिस्टम। ओके, और एक ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से काम करता है उस तरीके से मतलब हम सोचेंगे और आर्टिफिशियली चीजें आपकी हो रही होंगी। ऑलराइट, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर सकते हो। आप रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी की बात कर सकते हो, क्योंकि हम मेडिकल की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजीज की आप बात कर सकते हो। वैक्सीन डेवलपमेंट की बात कर सकते हो। यहाँ पे आप नैनो टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन की बात कर सकते हो। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेडिसिन टेक्नोलॉजी के अंदर। ओके, तो आप मेडिसिन जब हमारा मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में आप नैनो टेक्नोलॉजी का रोल आगे प्ले कर सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट, जीन एडिटिंग की बात कर सकते हो। ये एक वन वे अहेड आप लेकर के गए इसको, कि जीन एडिटिंग टूल की बात कर सकते हो, CRISPR-Cas9 की बात कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीजों की आप बात कर सकते हो। तो डिफरेंट मैंने 9 पॉइंट यहाँ पे दे दिए हैं, इसको आप को क्या करना है, एक्सप्लेन करके, ठीक है, आगे लिख देना है। ऑलराइट, तो ये रहे रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर के बारे में। ऑलराइट, तो यहां तक था आपका बॉडी पार्ट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं कि कंक्लूजन हेल्थ केयर से किस तरीके का आप लिखा जा सकता है। ओके, तो आप अगर ट्रेडिशनली अगर अपना एक अप्रोच लेकर के जा रहे हो, ट्रेडिशनल अप्रोच, और तो आप इस तरीके से आपको मतलब कंक्लूजन बताना चाहिए। आयुष की बात कर सकते हो, जिसमें आप बात करोगे आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी की आप बात कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप बात कर सकते हो कि नेशनल हेल्थ मिशन की बात कर सकते हो, आयुष्मान भारत के योगदान की बात कर सकते हो, ठीक है, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में। और आप बात कर सकते हो कि इंडिया का जो गोल है, SDG टारगेट गोल है, ओके, तो उसको अचीव करने में मतलब ये एक टारगेट हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। ओके, मेडिकल फैसिलिटी भी है, तो उसकी आप बात SDG गोल से रिलेटेड कर सकते हो। इसके बाद आप बात कर सकते हो कि टू प्रोवाइड स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट टू द इंडियन सिटीजन। अगर आप बात करो कि एजुकेशन की, एजुकेशन आर्टिकल 21A इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो बात करता है एजुकेशन के बारे में। और इसी तरीके से आप मेडिकल की भी बात कर सकते हो कि फंडामेंटल राइट में किसी भी रूप में उसको लाया जाए। ओके, इवन मेडिकल को तो स्टैट्यूट का भी दर्जा नहीं दिया गया है। ओके, एक पॉलिसी बना करके उसको रख दिया गया है, कम से कम इंस्टीट्यूट का तो दर्जा दिया जाए। ओके, तो इसकी बात कर सकते हो आप। और अगर बात करना चाहो तो आप बात कर सकते हो कि जो सब्जेक्ट है
हेल्थ का जो सब्जेक्ट है वो अभी मतलब स्टेट लिस्ट में है और उसको ट्रांसफर करके कंकरेंट लिस्ट में ला दिया जाए ताकि यहाँ पे सेंटर का एक प्रोएक्टिव रोल देखने को मिले और ये जो द्वंद्व है ना सेंटर वर्सेस स्टेट का वो थोड़ा बहुत कम हो पाए और दोनों कॉम्पिटिटिव वे में क्या है कि हेल्थ को आगे लेकर के जाएं और भारत देश को प्रगति के रूप में लेकर के जाएं। ओके, इसकी बात कर सकते हो आप। और नेक्स्ट आप बात कर सकते हो आयुष्मान भव की। ओके, ये देखो ये सारी चीजें अगर आप ऐड कर देते हो ना मतलब कंक्लूजन में तो एक तरह से मतलब थोड़ा सा अच्छा रूप उसका बन जाता है। ओके, आप बात कर सकते हो जान है तो जहान है, आप बात कर सकते हो हेल्थ इज वेल्थ की। देखो इतना सब कुछ मैंने बता दिया है कंक्लूजन में, ये सब कुछ आपको नहीं लिखना है। ओके, इनमें से आपका अप्रोच जिस तरीके का है, देखो डिफरेंट पर्सन जो है ना डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। ओके, तो ये सारे कुछ मैंने मतलब अप्रोच बता दिए कि जिसके थ्रू जो है ना आप अपने कंक्लूजन को पुटअप कर सकते हो। ठीक है, इनमें से 2-3 चीजों को आप पकड़िए और अपने कंक्लूजन को ओवर करके चले जाइए। ठीक है, दैट इज द वे। ओके, इतना बड़ा कंक्लूजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो ये था कंक्लूजन के बारे में। एक और चीज आपके लिए है और ये मैंने आपके लिए किया हुआ है आयुष्मान भारत से रिलेटेड, तो इसको मैं आपको पढ़ाने नहीं वाला हूं। आयुष्मान भारत से रिलेटेड ये देखिए एक फ्लो डायग्राम है जिसमें मैंने बात करी हुई है डिफरेंट कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट कौन सा है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड पीएमजे। ओके, तो वो किसकी बात करता है? इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 5 लाख रुपए। ओके, इसके बाद आप बात कर सकते हो नीड क्यों पड़ी इसकी स्कीम की, और बेनिफिट्स की बात कर सकते हो और चैलेंजेस एंड कंसर्न की बात कर सकते हो। तो यही सारी बातें यहाँ पे करी गई है। तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसके फ्लो डायग्राम को देखिए और अपने आंसर राइटिंग को इंप्रूव करिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही था। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।